नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। 10th क्लास की आपकी जो तैयारियां हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। और 10th क्लास के इंग्लिश के लिए जैसा कि हमने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आपके बोर्ड में इंग्लिश में 100 में से 100 लाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और उसी सीरीज में हम लोगों ने पहला एक वीडियो डाला था कि 100 में से 100 कैसे स्कोर करें। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। दूसरा हमने डाला था बेसिक टेंसेस का। और तीसरा वीडियो हम लोग लेके आए हैं उसके लिए, इसमें हम लोग लेके आए हैं आपको लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर। लास्ट ईयर ऑल इंडिया में जितने भी सैंपल पेपर्स हुए हैं उनकी ग्रामर की वर्कशीट हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग देख सकें पिछले साल जो हमारे पेपर आए थे ऑल ओवर इंडिया में। अलग अलग जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई के जो अलग अलग रीजनल सेंटर है, वहां पे लगभग 18 से 20 पेपर आए थे। वो सारे अगले हम 1 महीने में करने वाले हैं और उसमें जानने वाले हैं कि लास्ट ईयर के हमारे जो पेपर्स थे वो कैसे थे और उसी के अनुसार अगला पेपर हमारा कैसे होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस देखेंगे और ग्रामर के क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करते हुए दोस्तों चलेंगे। तो करते हैं आज के शानदार वीडियो की शुरुआत। चलो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखो, इंस्ट्रक्शन को आप देखना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क एज डायरेक्टेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं 12, और ये कह रहे हैं आपसे कि आपको करने कितने हैं 10। पर दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको 12 में से 10 नहीं करने हैं। आपको कितने करने हैं? आपको पूरे के पूरे 12 करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि टीचर को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि वो बेस्ट 10 जो है वो छांट लेगा। तो आगे वाले मान लो आपके 2 लास्ट वाले है वो सही होते हैं और बीच में पीछे कोई गलत होता है, तो यहां पे आपको पूरी पूरी संभावना है नंबर मिलने की। पहला काम आपको ये करना है, बेस्ट 10 जो आपको आते हैं वो आप पहले करेंगे। उसके बाद में जो आपको कम आते हैं, जहां आपको डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, उनको आप आगे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ए लेटर। ठीक बात है। थैंक यू फॉर डैश कंसीडर माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको देखना है थैंक यू। थैंक जो है वो हमारी क्या है? एक वर्ब है। और उसके बाद में कंसीडर है, वो भी हमारी क्या है? वो भी एक हमारी वर्ब है। अब देखो, एक वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब जब आती है तो एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब कभी भी डायरेक्टली नहीं आती है। उसमें क्या आ सकता है? या तो आपको करना पड़ेगा टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। ये दोनों जो हैं आपके एक नाउन का काम करेंगे। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जितने भी सैंपल पेपर्स आए हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आया है। ये जो हमारा टॉपिक है, हालांकि 10th क्लास में डायरेक्टली ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स। या आपके डायरेक्टली 10th क्लास में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बेसिक टेंसेज और इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके सवाल आते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ब आपके सामने आई है, उसके तुरंत बाद या उसके जस्ट बाद कोई भी वर्ब आती है तो वो जो वर्ब आएगी वो हमारी नाउन फॉर्म में आ सकती है, जेरेंड फॉर्म में आ सकती है। यहाँ पे उसमें क्या होगा? या तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे दिया है थैंक यू फॉर कंसिडर की जगह हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंसिडरिंग। तो हमारा आंसर यहां पे हो गया है कंसिडरिंग। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आप पॉइंट समझ गए होंगे, क्योंकि लगभग जितने भी पेपर्स आए हैं उनमें लगभग पहला क्वेश्चन यही आया था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एरर करेक्शन। एरर करेक्शन जो है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर करेक्शन में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर ग्रामर में आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो 3 टॉपिक में आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। पहला टॉपिक है हमारा टेंसेस, दूसरा है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और तीसरा है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्योंकि इन 3 टॉपिक से लगभग 9 से 10 सवाल आपके आ जाएंगे और बाकी बचे हुए जो है वो डिटरमिनर्स और मॉडल से आने वाले हैं। तो इन 3 टॉपिक पे एक्सपर्ट हो गए तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या है? 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। देखिए बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं यहाँ पे।
इज के बाद में दिया हुआ है आईएनजी फॉर्म। अब एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां समझते हैं, इज है, इज के साथ में या तो आ जाएगा आईएनजी फॉर्म। कब आएगा? जब हमारा यहां पे टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में हो। इसका मतलब हमारे सामने जो सब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है और वाटर अपने आप में कुछ काम कर नहीं सकता, तो इसको एक्टिव में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे पैसिव में। अब पैसिव में जब होगा तो पैसिव में जब भी इज एम आर जाएगा तो उसके साथ में हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। मैं मेरे स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्टिव और पैसिव को कैसे पहचानना है? सब्जेक्ट जो दिया गया है, जो नाउन हमारा दिया गया है, अगर वो सामने दिए गए काम को कर सकता है तो वो एक्टिव वॉइस होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इज एम आर के साथ में आईएनजी आ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट सामने दिए गए काम को नहीं कर सकता है तो उस एक्टिव के बजाय उसमें हमें पैसिव का यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे इज एम आर के साथ में हमें आईएनजी के स्थान पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज ट्रैपिंग जो है, तो ये हमारा एरर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एरर तो हमारा हो जाएगा ट्रैपिंग, और इसकी जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी? हमारी ट्रैप दोस्तों। ये हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इससे 3 से 4 सवाल आपके बोर्ड में पक्के आने वाले हैं और ये बहुत ही आसान है। टेंसेज आपको ठीक ठाक आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा? युक्ति एंड संजय हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू रेस्टोरेंट, रिपोर्ट युक्तिज क्वेश्चन। हमें देखो, युक्ति और संजय आपस में बात कर रहे हैं, हमें युक्ति के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। अब सेंटेंस क्या दिया गया है? डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। अब कौन किससे पूछ रहा है? युक्ति। युक्ति पूछ रही है, तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? हमारा आंसर ये होने वाला है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? युक्ति आस्क्ड, किससे पूछा है? संजय। इतना हमने कर दिया है, युक्ति आस्क्ड संजय। अब देखो यहां पे क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के, एक तो ये होता है हमारा, कौन सा होता है? WH वर्ड वाला, और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। अगर WH वर्ड वाला हो तो उसके लिए कनेक्टिव WH वर्ड लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो इफ या वेदर हम लोग काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड वाला नहीं है, यहाँ पे डज दिया गया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इफ। युक्ति आस्क्ड संजय इफ। अब देखो दिस रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट का क्या बन जाएगा हमारे? दैट रेस्टोरेंट। अब सर्व दिया गया है तो सर्व की जगह क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय में चेंज होती है? सेकंड फॉर्म में, सर्व्ड। फिर बाकी बचा हुआ जो है गुड साउथ इंडियन फूड। दोस्तों मैं आंसर को फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पे आपको समझना है कि युक्ति और संजय आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब युक्ति के क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है, यहां पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? युक्ति आस्क्ड संजय, युक्ति ने संजय से पूछा। अब उसके बाद में कनेक्टिव लगा दिया है हमने, इफ आ गया है। इफ के बाद में आ गया है दिस रेस्टोरेंट। एक चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब है जो वो आगे चली जाएगी। अब देखिए दिस का मैंने क्या कर दिया है? दैट रेस्टोरेंट। सर्व फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने चेंज कर दिया है सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड, वो ऐसा का एज इट इज मैंने रख दिया। तो ये इसका हो गया हमारा आंसर। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड हिज सिस्टर अनन्या regarding her travel to the railway station. Amit, are you sure you can manage to go to the railway station on your own? अनन्या ने क्या बोला? Oh yes, I have already booked a cab. Select the correct option to report the above dialogue. देखो यहाँ पे MCQ के फॉर्म में आया है, हमें इन 4 में से एक छांटना पड़ेगा। अमित आस्क्ड अनन्या, अमित ने अनन्या से क्या पूछा है? अब देखो यहां पे लिखा है टू गो टू, इसका मतलब टू गो टू ये आगे वाला पार्ट है, ये तो दिया हुआ है। हमको करना कितना पार्ट है? हमको केवल इस पार्ट को चेंज करना है दोस्तों। यहां दिया है इज एम आर,
दिया को आर दिया हुआ है तो इज एम आर काय में चेंज होता है दोस्तों, वॉज और वर में। जब वॉज और वर में चेंज हो रहा है तो वो कहां चेंज हो रहा है देखते हैं हम लोग। इफ से शुरुआत है, सही है। इफ शी सब जगह सही दे रखा है, ठीक बात है। अब देखो यहां पे दे रखा है इज, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहां पे इज एम आर कुछ नहीं है, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यहां वॉज है, यहां वॉज है। अब इन दोनों में से देखते हैं, देखो इफ शी इज श्योर शी कैन मैनेज, इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, इफ शी श्योरली कैन मैनेज, ये तो गलत है। इफ शी वाज श्योर, यहां पे कैन को हटा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, ठीक बात है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस टेकन फ्रॉम ए बुक अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में एक सेंटेंस लिया गया है, उसके अंदर 3 वर्ड दिए गए, उनमें से कौन सा वर्ड आना है वो हमको यूज करना है। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स माइग्रेट, इमिग्रेट साउथ वेस्ट टू अवॉइड द हार्श विंटर, एम्बार्किंग एन इनक्रेडिबल जर्नी दैट स्पेंस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। चलो दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ड है, बिल्कुल तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, इनमें से कौन सा आने वाला है? इनका तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, किनका? बर्ड्स का। माइग्रेटरी बर्ड आपने सुना होगा, तो बर्ड्स के लिए माइग्रेट आ सकता है। अब देखो ये दोनों वर्ड भी जानने जरूरी है, इमिग्रेट और इमिग्रेट। ये जो आई वाला है इसका मतलब है इनका मतलब दूसरे शहर के अंदर आना, दूसरे शहर के अंदर आना, वहां रहने के लिए, जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। और ई वाला है, ई का मतलब है एग्जिट, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, काम के लिए, जॉब वगैरह के लिए। तो इन तीनों शब्दों का मतलब आप लोगों को जानना है। इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स का जाना, इसका मतलब है आना, आई का मतलब इन होना, और ई एग्जिट होना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो गया है हमारा माइग्रेट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर। एरर करेक्शन का हमारा सेंटेंस है, चलिए देख लेते हैं। टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड वी विल सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर यू टू हायर। देखो दोस्तों यहां पे क्या दिया गया है, सेंटेंस पूरा दिया गया है। एरर करेक्शन में बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के अगर आप 25-30 क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कहां बार बार एरर्स आ रहे हैं। आप आसानी से एरर करेक्शन में पकड़ पाओगे और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए यहां पे जो प्रॉब्लम है, यहां पे हमारी जो प्रॉब्लम है, इस पार्ट से पहले दे रखा है इन्होंने मच आता है हमेशा अनकाउंटेबल के लिए, और प्रोजेक्ट है हमारा काउंटेबल। तो यहां पे इसकी जगह क्या आना चाहिए दोस्तों? यहां पे आ जाएगा टेल अस मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगले सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। एरर करेक्शन वाला आ गया है। सेंटेंस को पढ़ते हैं बिना कोई टाइम खराब किए हुए। ओबेसिटी इन टीनेज चिल्ड्रन इज ए मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे। देखो टीन एज की जगह टीनेजर्स ये करने की आवश्यकता नहीं है। कंसर्न की जगह कंसर्न्स ये भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। बिटवीन की जगह अमंग ये हो सकता है। टुडे की जगह नाउ ये हमें करने की आवश्यकता नहीं। देखो बिटवीन और अमंग इसमें एरर क्यों है ये आपको समझना है। देखो बिटवीन का यूज हम लोग करते हैं दो के लिए, बिटवीन का यूज करते हैं दो के लिए, लेकिन अमंग का यूज हम लोग कहां करते हैं दोस्तों? अमंग का यूज करते हैं जहां पे दो से ज्यादा की बात की जा रही है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, अगर दो से ज्यादा की हम लोग बात करें और नंबर्स हमें पता हो तो भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है 10th क्लास में नहीं पूछा जाता है, पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक बात है। बिटवीन का यूज दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए अगर हो तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? अमंग का यूज करना पड़ेगा। यहां पेरेंट्स की बात की जा रही है, कहीं पता नहीं चल रहा है कि एक या दो पेरेंट्स है, तो नो डाउट हमें ज्यादा ही मानना है। जब ज्यादा मानेंगे तो बिटवीन की जगह यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? अमंग आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया है। अगला सेंटेंस है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव विद द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यस्टरडे तनु वॉक टू द पार्क एंड डैश ए ब्रिजी इवनिंग। देखो दोस्तों यहां पे दिया हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब पास्ट को इंडिकेट करता है। ये पास्ट में पूरा पार्ट चल रहा है तो यहां पे भी पास्ट आ जाएगा। टू इंजॉइंग का कोई मतलब नहीं है, यहां पे आ नहीं सकता है। डिड इंजॉयड, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमारा गलत है। देखो यहां पे एक बात आपको बता दूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जब भी आप सोल्व करते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस। जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर दो, सही आंसर के पास आप अपने आप
पहुंच जाओगे। विल एंजॉय ये किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर को। ये होगा नहीं तो ये हमारा बच गया है आंसर एंजॉयड। आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए। जब भी आप एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो, जब भी आपको लगे कि मेरे को इसमें एमसीक्यू में कंफ्यूजन है, तो आपको करना है एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज। जिस तरह से टीवी सीरियल्स वगैरह में एलिमिनेट करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको यूज करना है। रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कीजिए, सही आंसर अपने आप आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है। भावना स्टेटमेंट दे रही, आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सोहेल ने कहा दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। भावना टोल्ड सोहेल दैट। अब इसी पार्ट को हमें यहाँ पे करना है दोस्तों, ठीक बात है। अब देखो भावना टोल्ड सोहेल दैट, अब भावना ने खुद के लिए कहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो आंसर होगा, मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। शी, अब देखो ये दिया हुआ है फिनिश्ड। फिनिश्ड यानी वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये काय में चेंज होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? शी हैड फिनिश्ड। बाकी बचाओ जो पार्ट है द प्रोजेक्ट। अब दोस्तों यस्टरडे है, यस्टरडे की जगह क्या आ जाएगा? द प्रीवियस डे। दोस्तों एक बात यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि अगर आपने ग्रामर के अंदर इस तरह के आंसर करते हुए यहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी है, छोटी मोटी भी, तो आपका जो पूरा का पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर में कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। ग्रामर में आधा नंबर का कोई सिस्टम नहीं है। ग्रामर में अगर सही है पूरा 1 नंबर मिलेगा और गलत है तो 0 नंबर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ग्रामर में जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आप करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से इसको कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस करते हुए या ग्रामर के क्वेश्चंस करते हुए आपको पूरा ध्यान देना है। एक बार चेक जरूर कर लेना है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया है, क्योंकि पार्शियल मार्किंग आधा नंबर वाला कोई सिस्टम इसमें नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये काय का पार्ट है। नोटिस ऑन ए स्कूल नोटिस बोर्ड, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे। बीच में कुछ आ गया है, मैं एक बार इसको बंद करता हूं। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे डैश ऑन 30 अप्रैल 2025 एट द स्कूल प्लेग्राउंड फ्रॉम 9 AM to 3 PM। इसका मतलब ये अनाउंस कर रहे हैं कि हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे है वो होने वाला है, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे जब भी कोई अनाउंसमेंट लगाया जाता है तो नो डाउट वो फ्यूचर के लिए ही लगाया जाता है। कोई ना कोई फ्यूचर की इंस्ट्रक्शन सूचना ही दी जाती है। अब यहाँ पे इज हेल्ड प्रेजेंट नहीं आएगा, विल बी हेल्ड हो सकता है, हैड बीन पास्ट आएगा नहीं, टू बी हेल्ड ये हो सकता है क्या? देखो वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड, ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। टू बी हेल्ड को हमें यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये आंसर हो गया है हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट द स्लोगन ऑन सेव अर्थ। सेव अर्थ का हमें यहाँ पे स्लोगन है उसको कंप्लीट करना है। लेट अस जॉइन हैंड्स कल्टीवेट कंजर्वेशन। लेट अस, देखो लेट प्लस अस को जोड़ा गया है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो लेट अस जॉइन हैंड्स कल्टीवेट कंजर्वेशन एंड डैश के बाद में क्या आएगा? इंश्योरिंग। आईएनजी फॉर्म है, बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है। इंश्योर हो सकता है, इंश्योर्स हो सकता है, इंश्योर्ड विद टू यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। अब लेट अस, अस प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वहां पे एस ईएस नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंश्योर। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे लेट अस है, अस हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में एस ईएस लगता नहीं है, क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस ईएस लगता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंश्योर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो भी एरर करेक्शन का है। द प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, इफ इट डजंट फिट डू नॉट फोर्स इट इन। देखो प्लग शुड फिट अप टू द आउटलेट, अप टू नहीं आएगा यहाँ पे। देखो आउटलेट में के लिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? इनटू आएगा। यहाँ पे अप टू की जगह इनटू हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस एक्सरसाइज से ये जो लास्ट ईयर का पेपर है उसकी ये वर्कशीट है, लास्ट ईयर के पेपर के 12 क्वेश्चंस है। इससे आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी कि हमारे ग्रामर में जो 5 टॉपिक है, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मॉडल्स और डिटर्मिनर्स। उसके अलावा भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन हमारा फाइनाइट्स नॉन फाइनाइट्स का था। तो इन चीजों को भी आपको साथ में लेके चलना है, इन चीजों को भी पढ़ के चलना है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली हमारे 5 टॉपिक है उनसे जुड़े हुए हैं और इनसे जुड़े हुए सवाल हमारे अक्सर आते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और इस तरह के आगे वीडियो हम लोग लाते रहें, इसके लिए हमें मोटिवेट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करके। थैंक यू सो मच।